नमस्कार आप सबका। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस, मीनिंग, कॉजेस एंड मैनेजमेंट। स्ट्रेस के मायने क्या होते हैं, स्ट्रेस के कारण क्या है और स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं या कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है इसके बारे में, किस तरीके से डिफाइन करता है वो, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए स्ट्रेस के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी न किसी तरीके का स्ट्रेस ना हो, जो तनाव में ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो स्ट्रेस है इसको हम लाइफस्टाइल के साथ जोड़कर इस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। क्या होता है ये स्ट्रेस और कारण किस तरीके से मनोविज्ञान इसके खोजता है, और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इस तनाव का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं इसको हम देखते हैं। 3 बातें हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। क्या है स्ट्रेस, कारण क्या है, हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है और मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग। स्ट्रेस का मीनिंग आखिर क्या होता है। तनाव, परेशानी और बेचैनी जिस परिस्थिति में हम महसूस करते हैं उसको हम तनाव कहते हैं। कुल मिला के एक बात तो स्पष्ट होती है इससे कि ये कोई ऐसी प्रक्रिया तो नहीं है जो कि सामान्य हो। अगर सामान्य होगी तो हमें तकलीफ नहीं देगी। असामान्य परिस्थितियां चाहे हमारे मन की हो चाहे शरीर की हो, वो हमें तकलीफ देती हैं। तो ये एक असामान्य स्थिति होती है। साइकोलॉजी में किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, और वो कहा जाता है इसको कि स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स, एक तरीके की रिस्पॉन्स है हमारी, एक तरीके की प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है। अब ये प्रतिक्रिया कैसी भी हो सकती है, ठीक है। 2-3 कैटेगरी इसकी बता दी जाती है। वो फिजिकल भी हो सकती है, वो इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो बात यह है कि स्ट्रेस एक रिस्पॉन्स है, और वो रिस्पॉन्स कैसी भी हो सकती है। हमारे विचारों में भी हो सकती है, हमारी भावनाओं में भी हो सकती है, हमारे बिहेवियर में भी हो सकती है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स किसी इवेंट के अगेंस्ट होता है। स्ट्रेस इज ए रिस्पॉन्स टू इवेंट, किसी घटना के प्रति कोई हमारे साथ घटित हुआ है उसके बारे में ये हो रहा होता है। that are appraised that are appraised का मतलब मूल्यांकित की जाती है। appraised as threatening, और challenging। क्या मतलब हुआ, मनोविज्ञान इस तरीके से परिभाषित करता है इसको कि स्ट्रेस जो है वो एक रिस्पॉन्स है जो किसी ऐसी घटना के प्रति हम करते हैं जो जिसको कि हम अपने लिए चैलेंजिंग मानते हैं या तकलीफ देह मानते हैं, हमको धमकी देने जैसा महसूस हो रहा होता है उसको, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस में हम बाहर की चीजों को इस तरीके से इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि वो हमें धमकी देने जैसी मालूम पड़ रही होती हैं, हमें तकलीफ चैलेंजिंग मालूम हो रही होती है, हमारे एडजस्टमेंट को वो खराब कर रही होती है। तो ये एक रिस्पॉन्स है ऐसी इवेंट के प्रति जो हमारे एडजस्टमेंट को खराब कर रही होती है या उसको चैलेंज कर रही होती है। हमको डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, तब हम तनाव में आ जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिससे हम भयभीत हो जाते हैं तो हम टेंस हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि उस रिस्पॉन्स के प्रति, उस इवेंट के प्रति हम एक ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो अनयूजुअल है,
जैसा कि नॉर्मली हम नहीं करते, ठीक है। और उस घटना को हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं चैलेंजिंग और थ्रेट। हमको या तो धमकी देती है या चैलेंज करती है, ठीक है। तो क्या मतलब निकला, एक रिस्पॉन्स है जो किसी ऐसी घटना के प्रति होता है जिससे हमारे समायोजन को खतरा होता है, जिससे हमको खतरा दिख रहा होता है कि यार ये चीज मुझे तकलीफ दे सकती है, तो हम उसको स्ट्रेस कहते हैं। कुल मिला के बस इतना समझ लीजिए कि ये एक रिस्पॉन्स होता है, और रिस्पॉन्स ऐसी चीज के प्रति होता है जो हमें धमकी दे रही होती है या हमें चैलेंज कर रही होती है, हमारे एडजस्टमेंट को खराब करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की और हमारे इमोशन की एक रेस्पॉन्स होता है स्ट्रेस, ठीक है। वो किसी के अगेंस्ट होता है, ये पक्की बात है। अब जब रिस्पॉन्स है वो, तो रिस्पॉन्स जो है वो हवा में नहीं होते, वो खाली नहीं होते। रिस्पॉन्स के लिए कुछ चीजें होना जरूरी होता है। रिस्पॉन्स अकेला नहीं हो सकता है, रिस्पॉन्स के लिए किसी न किसी कॉज का होना जरूरी है, और वो कॉज क्या होते हैं, वो कॉज होता है स्टिमुलस। और स्टिमुलस साइकोलॉजी में अगर स्ट्रेस के व्यू पॉइंट से कहा जाए तो उनको कहा जाता है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर तनाव देने वाली चीजें उनके अगेंस्ट होता है ना। ये रेस्पॉन्स जो है, ये रेस्पॉन्स क्यों हो रही है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हमें परेशान कर रही है, जो हमें तकलीफ दे रही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेसर। अब इसको दो तरीके से फिर कह देते हैं, दो तरीके से चीजें हमें स्ट्रेस देती है, एक को कहते हैं डिस्ट्रेस और एक को कहते हैं यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है जब निगेटिव चीजें हमारे लिए खराब हो रही होती हैं चीजें, उसको डिस्ट्रेस कहा जाता है। जैसे एक्सीडेंट का भय, या परिवार में या रिश्तेदारियों में कोई गंभीर बीमारी में घिर जाता है, या कोई और दूसरी विपत्ति आ पड़ती है, कहीं लेट हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम पर जाते वक्त, तो ये सब डिस्ट्रेस है, क्योंकि इससे हमारी चीजें खराब होती हैं। और कुछ यूस्ट्रेस कौन से होते हैं, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। जब कुछ पॉजिटिव चीजें घटित होती हैं लाइफ में, उनका भी तनाव होता है, उनके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे इमोशन जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। पॉजिटिव चीजें, फॉर एग्जाम्पल किसी का बड़ा प्रमोशन हुआ, उसे बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, अब इस बात की टेंशन की यार इस काम को मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेसर बाहर की चीजों, किसी न किसी चीज से होता है, उसको स्ट्रेसर कहते हैं। और वो स्ट्रेसर या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव वो जिससे हमें अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ मिल रही होती है, और निगेटिव वो जो हमारी लाइफ को नीचे ले जा रहा हो, ठीक है। तो अब ये बात हुई स्ट्रेस की और स्ट्रेस की मीनिंग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर आते हैं, परिभाषा चाहे कुछ भी हो, पर हम जानते हैं कि हमें तनाव होता है, ये पक्की बात है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। कॉजेस की बात करते हैं जरा, कि कॉजेस क्या मनोविज्ञान बताता है। कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तनाव के कारण क्या है, तो देखिए दो कैटेगरी में बांटा जाता है मोटे तौर पर तनाव के कारण। पहले जो कारण माने जाते हैं वो एनवायरमेंटल माने जाते हैं। एनवायरमेंटल यानी कि बाहर की दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है जो हमें तकलीफ दे सकती है, जो तनाव पैदा कर सकती है, तनाव। और दूसरी चीज होती है साइकोलॉजी। यहां बाहर की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि हमारा ही कोई थॉट, हमारा ही कोई इमोशन हमें तकलीफ दे रहा होता है, ठीक है। तो ये दो मुख्य कैटेगरी में हम इनको बांट देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेसर है, ये साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और किस तरीके से ये चीजें स्ट्रेस पैदा करती हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, कॉजेस के बारे में थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो पहला कॉज हम लेते हैं एनवायरमेंटल कॉजेस। एनवायरमेंटल कॉजेस में क्या क्या चीजें होती हैं जो तनाव पैदा कर सकती है? मुख्य रूप से तीन मोटी हेडिंग्स में इनको देखा जा सकता है, तीन कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। ठीक है, पहली जो चीज होती है जो तनाव पैदा कर सकती है हमारे जीवन में, वो होता है मेजर लाइफ चेंज। कोई भी हमारे जीवन की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव तनाव पैदा करता है। अब वो बड़ा बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मोस्टली सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम इस चीज को देख रहे होते हैं, जब हमारी भूमिका बदल रही होती है, जब हमारी परिस्थिति बदल रही होती है। मनुष्य स्वभावत है अपनी परिस्थितियों के साथ कंफर्टेबल रहना चाहता है। जैसी स्थिति में वो है, वो उस स्थिति में ही रहना चाहता है। उसकी चीजों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस अगर कोई करता है तो वो तकलीफ में आ जाता है। ठीक है, तो अचानक से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाए, ठीक है, या रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, ये जो चीजें हैं ये तनाव पैदा करती हैं हमारे जीवन। ये वास्तविक कारण है। ठीक है, और ये घटित होते हैं और हमारे जीवन में तनाव पैदा करते हैं। हमारी जो लाइफ है वो इनके प्रति रिस्पॉन्ड करती है और वही स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, पहला। दूसरा जो है, जो कारण माना जाता है, वो कारण माना जाता है हैजल्स। हैजल्स का मतलब हड़बड़ी, एक तरीके से अगर देखा जाए, हैजल्स ऑफ डे टू डे लाइफ। हैजल्स ऑफ डे टू डे लाइफ, हड़बड़ी, ये भी काम लगा है, उधर भी काम लगा है, ये भी प्रेशर है, वो भी प्रेशर है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम हैजल्स बोलते हैं। और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हैजल्स जो है, हड़बड़ी हमारे जीवन की, हमारी रफ्तार दौड़ने की, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां भी पहुंच जाऊं, वहां भी पहुंच जाऊं। इंसान की जैसे जैसे लालच बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे उसकी लाइफ में हैजल्स बढ़ते जा रहे हैं। और हैजल्स जो है वो स्ट्रेस के, जिसे कह देते हैं ना कि ये तो सब लाइफ स्टाइल की चीजें हैं। लाइफ स्टाइल की चीजें नहीं है, ये सब हैजल्स है, ये हड़बड़ी है हमारे जीवन की, जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और हमारे जीवन में तनाव पैदा करती है। एक तीसरी चीज और होती है, उस तीसरी चीज को कहा जाता है कैटास्ट्रोफी। ये साइकोलॉजिकल टर्म है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है बड़े पैमाने पर हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना जब घटित हुई। ऐसी दुर्घटना, मान लीजिए कि किसी ने अपना बहुत सारा पैसा एक बिजनेस में लगाया और वो डूब गया। ठीक है, या यंग डेथ्स जो हो जाती हैं फैमिलीज में, वो अनप्रिडिक्टेबल मेजर लॉस, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता इंसान, इस तरीके की कोई चीज घटित अगर हो जाए तो उसे कैटास्ट्रोफी कहा जाता है। और वो चीजें हमारी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करती हैं, तनाव पैदा। तो तीन मोटे तौर पर एनवायरमेंटल से जुड़ी हुई चीजें हैं, कैटास्ट्रोफी, मेजर लाइफ चेंज और हैजल्स। हमें समझना होगा पहले कारणों को, तभी हम इनका प्रबंधन कर पाएंगे। अब थोड़ा सा मोटे तौर पर अगर हम देखें इस एनवायरमेंटल कॉजेस को, तो दो तीन बातें मुख्य रूप से निकल के सामने आती हैं कि भाई देखिए, स्ट्रेस होना, तनाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवन में, पर वो किस लेवल पर होगा ये इंपॉर्टेंट है, कितनी देर तक होगा ये इंपॉर्टेंट है।
क्यों होता है आखिर ऐसा हमारे जीवन में? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये समझ आता है कि लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नए चैलेंजेस, नई सिचुएशन, नए गोल हमारे सामने आते हैं हर रोज, और उनको सॉल्व करने की जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, वो सब पुराना होता है। तो नई परिस्थितियों के साथ पुराने नॉलेज के साथ तालमेल बना पाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम, और इसी की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है। दूसरी बात कि लाइफ का जो साइकिल है वो बदलता रहता है, निरंतर हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और वो परिस्थितियां जब बदलेंगी, क्योंकि हम स्थिरता चाहते हैं अपने जीवन में और बदलाव पसंद नहीं करते, तो जब बदलती हैं तो तकलीफ होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। ये है एनवायरमेंटल कॉजेस। अब कुछ कॉजेस की बात हम करें जो साइकोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण काफी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल कॉजेस जो है वो रियल स्ट्रेस पैदा होता है, वो मैंने उतने ज्यादा तकलीफ देह नहीं होते हैं, बल्कि जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनका रोल हमारे स्ट्रेस को खतरनाक लेवल पर ले जाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल कॉजेस। मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो तीन मनोवैज्ञानिक कारणों पर हम बात कर रहे हैं यहां। तीन नहीं बल्कि चार करेंगे। पहला है प्रेशर, जो हम खुद अपने ऊपर बना लेते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, कि मुझे ये करना है, ये मेरा टाइम है, ये मेरा टास्क है, पूरा इतना मुझे पूरा करना ही करना है, और हम अपने आप को बांध लेते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर। ठीक है, एक कारण दबाव होता है। ये दबाव परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हम जो खुद पैदा कर लेते हैं अपने लिए उसके बारे में बात। दूसरी चीज अनकंट्रोलेबिलिटी। हमारी लाइफ की चीजें जो हमारे साथ घटित हो रही होती हैं, उन लाइफ की चीजों पर हमारा कंट्रोल कितना है। अगर किसी के परिस्थितियों के साथ इस तरीके का समायोजन हो कि उसका पूरा होल्ड हो अपनी सिचुएशन पर, तब वो सेटिस्फाई फील करता है, तब वो अच्छा फील करता है। पर जब अनकंट्रोलेबल की सिचुएशन उसके सामने हो कि अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेरे नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तब स्ट्रेस पैदा हो जाता है। यानी कि डिग्री ऑफ कंट्रोल और स्ट्रेस का अपोजिट संबंध है। जितना डिग्री ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा स्ट्रेस कम होगा, और जितना डिग्री ऑफ कंट्रोल कम होगा उतना स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। तीसरा कारण होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। कुंठा क्या होती है साहब? कुंठा का मतलब होता है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, और उसके बीच में कोई बैरियर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 बजे कॉलेज पहुंचना है और रास्ते में जाम लग गया, फ्रस्ट्रेशन। इसी तरीके से हम जो जॉब के लिए हम जा रहे हैं और कोर्ट का स्टे लग गया, ये फ्रस्ट्रेशन हो गई। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि जिस काम को करने के लिए हम आगे बढ़े, उस पर इस तरीके की बाधा आ गई कि वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने को रोक दे रही है। तब हमारे अंदर जो इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा होती है उसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेशन हो गई साहब, तीसरी चीज। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? देखिए, हम सबके अंदर जीवन ऊर्जा है जो हमें काम करने के लायक बनाती है। तो जीवन ऊर्जा क्या करती है कि हम काम कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बिहेवियर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंदर से आने वाली एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। कर लूं या ना करूं,
ये ले लूं वो भी ले लूं, ये भी ना लूं वो भी ना लूं। दुविधा, मन की जो दुविधा, आसान शब्दों में कॉन्फ्लिक्ट को कह सकते हैं दुविधा। जब हमारे मोटिव्स में क्राइसिस पैदा हो जाता है, हम किसी चीज को करना भी नहीं चाहते और हम करना भी चाहते हैं। अब एक उदाहरण आप देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सफल हो, बड़ी अच्छी नौकरी मिले हमको और हमारी लाइफ सेट हो। उसके लिए जरूरी है कि हम मेहनत में करनी चाहिए उसके लिए, और हम मेहनत नहीं करना चाहते और सफल भी होना चाहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है कि बिना मेहनत किए हुए सफल कैसे हो जाओगे। तीन तरीके का बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारी लाइफ में। एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है जब दो चीजें आपके सामने हैं और दोनों को आप लेना चाहते हैं। अब मान लीजिए दो निमंत्रण आपके पास एक दिन में आते हैं और आप दोनों ही बहुत खास लोग हैं, पर ऐसा संभव नहीं है कि दोनों शादियों में एक दिन जाया जा सके, तनाव पैदा हो जाएगा। दूसरा इस तरीके का होता है कि कोई एक चीज सामने है और आप उसे करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। जैसे मान लीजिए कि विवाह की स्थितियों में आप युवक हैं और आपके सामने रिश्ता है, दहेज बहुत सारा है पर लड़की बहुत सुंदर नहीं है, तब भी मुसीबत, स्ट्रेस पैदा हो जाए। अप्रोच अवॉइडेंस टाइप का इसको कहते हैं। तीसरा भी होता है, वो इस तरीके का होता है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दो चीजें सामने हैं, दोनों में से कोई भी नहीं लेनी है, पर फिर भी मजबूरन हमको एक का चयन करना पड़ता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है जो हमारे जीवन में तनाव पैदा करता है। तो ये कुछ मोटे मोटे अंदाजे थे जिनकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस पैदा हो। अब देखिए साहब, क्योंकि जीवन है तो परिवर्तन है और परिवर्तन है तो तनाव है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में भी एक लेवल का तनाव होना जरूरी है। हम बिस्तर से तभी उठ सकते हैं जब हमारे अंदर ये हो कि यार अब तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा, तो उठकर काम करना शुरू कर देते। यानी कि अगर उस लेवल का भी तनाव नहीं होगा तो हम काम के लिए नहीं उठेंगे। तो एक लिमिट तक ये चीज, ऑप्टिमम लेवल तक ये चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब उससे ज्यादा हो जाए तब तकलीफ देह हो जाती है। तनाव का स्तर कितना है? हल्का फुल्का तनाव है, माइल्ड तनाव है, फ्रीक्वेंटली है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ही जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा है। परंतु अगर तनाव बहुत ज्यादा है और तनाव लंबे समय तक चलता है, समझ लीजिएगा, एक तो तनाव ज्यादा और दूसरा लंबे समय तक अगर ये चलेगा तब ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूं। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। प्रॉब्लम किस तरीके से ये पैदा करता है? अब हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्वास्थ्य के साथ इसका क्या संबंध होता है? हमारे तनाव का स्वास्थ्य के साथ क्या है? वैसे तो बहुत लंबी लंबी रिसर्च इसके बारे में आई है। साइलेंट किलर कहा जाता है स्ट्रेस को, साइलेंट किलर। आप समझ रहे हैं? मतलब छुपा हुआ मारने वाला साइलेंट किलर है, ये चुपचाप से आदमी को मार देता है। एक स्टडी ये बताती है कि 50 से 70% जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, उन सब तकलीफों की वजह स्ट्रेस होता है। आधी से भी ज्यादा, ये आप समझिए 75%। ठीक है, तो ये कैसे करता है? उसके लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है जब भी हम तनाव में आते हैं। हाउ बॉडी वर्क अंडर स्ट्रेस। ठीक है, साइंस के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है,
एक प्रतिक्रियाओं को बढ़ा देता है और एक नॉर्मलाइज करता है, एक हाइपर और एक हाइपो की सिचुएशन में हमको लेके जाता है। आप देखते हैं कई बार हम बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे होते हैं, बहुत ही सक्रिय महसूस, बहुत ही खुश महसूस, बहुत ही इलेजन की सिचुएशन में महसूस कर रहे होते हैं अपने आप को, ठीक है। तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत बार डिप्रेस महसूस कर रहे होते हैं, डल महसूस कर रहे होते हैं, डाउन लो फील कर रहे होते हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है उस पूरी प्रक्रिया को जिसके थ्रू हमारी स्ट्रेस की रिस्पॉन्स होती है। कोई भी खराब सिचुएशन जब भी हमारे सामने आती है तो हमें शारीरिक और मानसिक तरीके का आघात लगता है पहले, ठीक है, आघात की प्रक्रिया। और जब आघात लगता है तो हमारी बॉडी उसको सरवाइव करने के लिए अनेकों तरीके के हार्मोन्स निकालती है, और वो हार्मोन्स हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं उस तकलीफ से लड़ने की। अगर हम दुख में हैं तब भी ये होता है, अगर हम परेशानी में, तकलीफ में, शारीरिक कष्ट में है तब भी ये स्थिति आती है। तो हमारे शरीर में अनेकों तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी से, अनेक ग्रंथियों से, और वो ब्लड में मिल जाते हैं और हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो तेज हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, ऊर्जा मिलती है भरपूर हमारे शरीर को उस विकट परिस्थिति से जुड़ने की। और अगर यह है रेजिस्टेंस की, पहली आघात की स्थिति होती है, दूसरी रेजिस्टेंस की और तीसरी समापन की। तीसरी स्थिति यह होती है कि जब स्ट्रेस खत्म हो जाता है तब हम फिर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो ये एक लहर की तरह होता है कि किसी चीज का स्ट्रेस हुआ और फिर वो डाउन हो गया। पर सोचें अगर कि ये लगातार होता रहे, ये देर तक बना रहे, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकल रहे हैं वो लगातार निकलते रहें, तब क्या होगा? तब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल और क्रॉनिक हो जाता है। अनेकों अनुसंधान ये बताते हैं कि इसका सबसे ज्यादा खराब प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इम्यून सिस्टम पहला जो इफेक्ट है, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे शरीर का है, जो बीमारियों से लड़ने के हमें काबिल बनाता है। क्योंकि आप समझिए कि स्ट्रेस में हमारी बॉडी अतिरिक्त काम कर रही है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा कर रही है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को उस अतिरिक्त ऊर्जा से भी लड़ना पड़ता है। और जब इम्यून सिस्टम लगातार उस अतिरिक्त ऊर्जा के दबाव को दबाता रहेगा, उसको झेलता रहेगा, तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी स्ट्रेस में कम हो जाती है। आधारभूत कारण है तनाव का, आप देखें, परिणाम है सबसे बड़ी समस्या, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीजें होती हैं? हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज, हृदय की बीमारियां स्वाभाविक है। CHD, कोरोनरी हार्ट डिसीज जिसको कहा जाता है, उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में कारण स्ट्रेस होता है। हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और हार्ट डिसीज बहुत ही कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी का सीधा संबंध तनाव से होता है। हमारे शरीर को देखिए कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ठीक है। कैंसर, कर्क रोग का भी मुख्य कारण तनाव ही होता है, ऐसा माना जाता है। अनेक अनुसंधान ये बताते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा जब वीक हो जाता है तो इम्यून सिस्टम से जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, जो हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को खत्म करती हैं, वो कम प्रोड्यूस होती हैं। और जब कम प्रोड्यूस होंगी तब हमारे अंदर उस तरीके की जो खराब चीजें पैदा हो रही होती हैं, उनको मारने वाला कोई नहीं होता है, वो बढ़ जाती हैं, फिर उनकी आक्रमिक जो वृद्धि है वही कैंसर का रूप धारण कर ले। तो ये तो थे कुछ कारण इसके और हेल्थ पर पड़ने वाला प्रभाव। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं
कि इतनी बड़ी तकलीफ को कैसे हम सहें, कैसे हम दूर करें, उसको मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है कोपिंग विद स्ट्रेस। किस तरीके से कोप करें, किस तरीके से समायोजन करें स्ट्रेस की स्थिति में। तो एक बात तो यहां पर मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूं कि बाय नेचर इंसान जो है वो एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जब भी कोई तनाव की स्थिति पैदा होगी तो स्वभावतः अपने आप ही तनाव को कम करने का प्रयास हमारा शरीर और हमारा मन करना शुरू कर देता है, चाहे उन चीजों के बारे में हमें पता हो या ना पता। ठीक है, अब ये दो तरीके से हमारा शरीर और मन काम करते हैं। ठीक है, दो तरीके की चीजें आजमाते हैं हम तनाव को कम करने के लिए। एक चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम फोकस्ड होती है और एक होती है जो इमोशन फोकस्ड होती है। ठीक है, प्रॉब्लम फोकस्ड का मतलब है जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई, मान लीजिए हमको यहां से लखनऊ जाना है और हमारी ट्रेन मिस हो गई, तकलीफ हो गई, फ्रस्ट्रेशन की वजह बन गई और तनाव पैदा हुआ हमारा। तब एक समस्या है कि हमको लखनऊ जाना है, अब कैसे जाए? तब आप बस पकड़ सकते हैं दूसरा अल्टरनेट लेके और आपकी समस्या खत्म, तनाव खत्म। ये प्रॉब्लम फोकस्ड है, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम। यहां पर हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, जड़ से उखाड़ दीजिए प्रॉब्लम को, खत्म ही कर दीजिए, ये हो सकता है सर। ठीक है, दूसरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हम चीजों का। वास्तव में परिस्थितियां उतनी विकट होती नहीं है जितनी विकट वो हमें दिखाई दे रही होती है कई बार। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी हम प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं और वास्तव में हम समझ लेते हैं कि यार ये चीज उतनी प्रॉब्लम वाली नहीं है जितनी मुझे लग रही है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, चीजें मैनेज हो जाए। तीसरी प्रिडिक्शन की बात होती है, प्रिडिक्शन से भी हम कंट्रोल करते हैं। हमें मालूम होता है कि यार हमसे ये गलती हो गई थी और ये गलती फला टाइम पे सामने आने वाली है, तो हम खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं उसके लिए कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी डांट पड़ेगी, सहल। ठीक है, ये प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिक होती हैं, इनको हम करते ही हैं बाय नेचर। इसी तरीके से ये जो इमोशनल बेस्ड, इमोशन फोकस्ड जो स्ट्रेटजीज हैं, ये भी बाय नेचर होती हैं, अपने आप करते हैं हम। कैसे? ये साइकोलॉजिकल होती हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके से होती है, एक तो जो हमारे मन में घटित हो रही होती है तनाव से बचने की चीजें वो, और दूसरी हम कर लेते हैं। दुनिया के जितने भी नशे हैं, किसी भी तरीके का नशा हो, वो सारे नशे जो है तनाव को दूर करने का ही उपाय होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के। ड्रग्स लेता है आदमी अपनी तकलीफ को भूलने के लिए, एक तो ये है, इसका इस्तेमाल करता है, आदमी को पता भी नहीं होता कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है, पर वो कर रहा होता है। और दूसरे होता है एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है, हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने मन को बचाने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं जो अंदर ही अंदर मन में हो रही होती है पर हमें उनके बारे में नहीं पता हो। जैसे जब कभी हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, या सपोज करिए कि हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो सामने वाला तगड़ा आदमी है, उससे हमारी तो बात बनेगी नहीं, उसे पिटाई हम कर नहीं सकते, उससे हमारा झगड़ा हो गया, तब क्या होगा? फिर ये होगा कि घर में जाके बच्चों की पिटाई होगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इंसान को मालूम नहीं कि आज बच्चे क्यों तकलीफ दे लग रहे हैं उसको, क्यों उसने बच्चों को मारा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट, वहां खराब चीजें फेस की तो वहां जाकर वो निकाल दी, रिलीज हो गई वो प्रॉब्लम उसकी। और भी कई तरीके हैं इस तरीके के। दिल टूट जाने पर लोग जब कविताएं लिखने लग जाते हैं, टूटे दिल की शायरियां जिनको कहा जाता है, वो भी इमोशनल बेस्ड है। हम अपने इमोशन को मैनेज करते रहते हैं बस छोटी मोटी चीजें लगा के, और ये वो स्ट्रेटजी होती है जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं होता है कि आखिर ये किस तरीके से हो रही है, हमारा बस नहीं है, ये अपने आप होती ही है। तो इनमें हमारा जो कॉन्शियस एफर्ट्स है वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला। इन दोनों ही तरीकों, यहाँ तो बिहेवियर आपको उपाय करने पड़ेंगे, या प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, प्रॉब्लम को प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
पर ये इमोशनल वाला जो मामला है ये अपने आप ही होगा, यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। अब फिर कैसे मैनेज करें, ये तो जब नेचुरल चीजें हो गई, तब हमारे करने का क्या है स्ट्रेस में। तो हमारे करने के भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। करने की चीजें देखते हैं, करने की बातें कौन कौन सी, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। पहला, हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल का कोई पैमाना नहीं है कैसे है होनी चाहिए हेल्दी लाइफ स्टाइल, पर इतनी तो बात है कि जो मध्यम मार्ग है, जो संयम का मार्ग है, बहुत ज्यादा ना हाइपर ना हाइपो, संतोष के साथ चीजों को मैनेज किया जाए और समय से सोना, समय से खाना, समय से खेलना, समय से काम करना, ये सब चीजें इस हेल्दी लाइफ स्टाइल में शामिल हुई। इसका आर्थिक प्रगति से बहुत सीधा सीधा कोई ताल्लुक नहीं है कि बहुत सारा पैसा होगा तभी हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो सकती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक आम आदमी होते हुए भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का अनुसरण कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खाना खाना चाहिए, हमको सब जानते हैं। समय से खाना चाहिए, ये भी हम सब जानते हैं। अपने कामों को बिना आलस्य के करना चाहिए, ये भी हम सब जानते हैं। इसी को हेल्दी लाइफ कहा जाता है। स्वस्थ जीना चाहिए, ठीक है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने की है और जिससे स्ट्रेस का सीधा ताल्लुक होता है हेजल से, और वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबके पास वही 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में हम क्या करने वाले हैं ये तय करता है कि हमारी लाइफ किस तरीके की होगी। हेल्दी लाइफ स्टाइल की जो बात है उसका टाइम मैनेजमेंट से सीधा सीधा ताल्लुक है। अगर हम सही से टाइम को मैनेज कर लें तो शायद कम वक्त में भी बहुत अच्छा आउटपुट हमें अपनी लाइफ का मिलता है। कितने बजे सोएंगे, कितने बजे जागने वाले हैं, कितने से कितने बजे तक हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को जो 24 आवर्स हमारे डे के उनको किस तरीके से डिवाइड करना है। अगर हम टाइम को मैनेज कर लें और वर्क को डिवाइड कर लें तब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हेजल्स नहीं होंगे और एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें किस वक्त पर क्या काम करना है। अगर रैंडमली हम किसी काम को करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आ जाएगा और हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और काम भी ठीक से नहीं हो पाता। तो टाइम मैनेजमेंट साथ बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्ट्रेस को कम करने में, हमारी तकलीफ को कम करने में, वो है ट्रुथ, सत्य या सत्य। इसके कई फॉर्म होते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी ये जो ट्रुथ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सत्य के संदर्भ में यहां पर इस्तेमाल कर, ठीक है। अब सत्य का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वैलिडिटी ऑफ पर्सनैलिटी। जितनी हमारे व्यक्तित्व में उलझने कम होंगी उतना ज्यादा हम सत्य के नजदीक हों, और ये तनाव को खत्म करने का, शुरू न होने देने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका है। कैसे? वैलिडिटी ऑफ पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? किसी भी चीज के वैलिड होने का क्या मतलब है? बहुत सिंपल मतलब है कि जैसा अंदर वैसा बाहर, ठीक है। 3 एस्पेक्ट बेसिकली माने जाते हैं इंसान के लाइफ के: थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर। व्यवहार करना जो बाहर दिखाई देता है, इमोशन जो हम महसूस करते हैं और थॉट जो हम सोचते हैं। इन तीनों में जितनी ज्यादा हार्मनी होगी, एक रूपता होगी, उतना ही कम स्ट्रेस होगा। इसी को सत्य कहा जाता है। सत्य के मायने ही यह है कि वैलिड होनी चाहिए पर्सनैलिटी। वैलिड का मतलब है थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर, जिसको
आम भाषा में कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा। तीनों में एक रूपता, एक ही अलाइनमेंट में तीनों होने चाहिए। जैसा सोचें वैसा महसूस हो और वैसा ही करें। स्ट्रेस की कहीं जगह नहीं है लाइफ में। अगर हम अपने मन में जितनी ज्यादा दुविधाएं पालते हैं या चेहरे पर जितने ज्यादा चेहरे चढ़े होते हैं कुछ दिखा कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है और साइकोलॉजिकल सिचुएशन हमारी साइड अप हो जाती है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप से और स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तीसरा, ठीक, थोड़ा और आगे चलते हैं साथ। ये तो ट्रुथ की बात हो गई, वैलिडिटी की बात हो गई, और देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट अभी साइकोलॉजी में नया आया है, इसको बोला जाता है माइंडफुलनेस, या भारतीय दृष्टिकोण से मैं इसको मेडिटेशन कह देता हूं। बात एक ही है, मेडिटेशन हमारे यहां कह देते हैं और माइंडफुलनेस जो है वो पश्चिम में अभी इसको स्वीकार कर रहे हैं। सब माइंडफुलनेस क्या है? तो माइंडफुलनेस का मतलब यह है उस तरीके की प्रैक्टिस है जो आदमी को अपने थॉट्स और इमोशन को कंट्रोल करने में हेल्प करे। सोचिए, दो पल के लिए हमारा दिमाग इस तरीके में हो कि उसमें कोई विचार ना हो, कोई इमोशन ना हो, और शांति से हम बैठे हैं तो बिहेवियर भी ना हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ? मतलब उसी को माइंडफुलनेस की सिचुएशन कहा जाएगा, जिसको भारतीय विचारधारा में मेडिटेशन कहा जाता है। 24 घंटे में से कुछ मिनट, इसको टाइम स्टडीज में दिया गया है 5 से 15 मिनट हमें कम से कम इस तरीके के गुजारने चाहिए सुबह से शाम तक, किसी भी वक्त जब हम माइंडफुलनेस की सिचुएशन में हो, जब हम मेडिटेशन की सिचुएशन में हो, जब ना कोई इमोशन हो ना कोई थॉट हो, बस हम हो और हम बैठे, तब हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो है वो ही गायब हो जाता है उन 10 से 15 मिनट के लिए, जब हम बिना विचारों को। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या तरीके और हो सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के। ठीक है, कुछ और भी बात कर लेते हैं। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है साहब? एक्शन रेदर देन थॉट्स, रेदर देन थॉट्स। विचार नहीं व्यवहार, बातें नहीं काम, सिद्धांत नहीं व्यवहार या प्रयोग। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम अपने जीवन में सब, आजकल इतनी ज्यादा लाइफ फास्ट हो गई है कि हम बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन का मानसिक रूप से जी रहे हैं, ख्यालों में या तो यादों में या भविष्य की योजनाओं में। हमारे 24 घंटे में अगर हम इस चीज को डिवाइड कर लें, 24 घंटे में अगर हम देखें, 24 में से 8 अगर आप निकाल दीजिए या नींद का हिस्सा अगर इसमें से निकाल दें तो जितना टाइम भी बचता है, ठीक है, 16 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे हिसाब से, तो उनमें से हम ताज्जुब करेंगे कि एक मेजर हिस्सा, स्टडीज बताती हैं 80% टाइम हम अपना किस चीज में निकाल देते हैं? या तो किसी को याद करने में निकाल रहे होते हैं, पुरानी चीजों को, चाहे अच्छी और बुरी हो, उनको याद कर रहे होते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया। या इस चीज में हम बिजी हो रहे होते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वहां जाना है, मुझे ये भी करना है, मेरा ये भी काम है। भविष्य की कल्पनाओं में गुजार देते हैं और एक्शन के लिए केवल 20% हिस्सा बचता है, और इससे भी कम करने के लिए। तो ये जो मेंटल एंगेजमेंट ऑफ लाइफ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जहां एक्शन है वहां प्रॉब्लम नहीं है, जहां एक्शन है वहां स्ट्रेस नहीं है, जहां एक्शन है
वहां ना पास्ट है ना फ्यूचर है, वहां कुछ भी नहीं। जब हम मन से किसी चीज को कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ कर ही रहे होते हैं, ना तो पुरानी यादें तकलीफ दे रही होती हैं और ना भविष्य की योजनाएं। वर्तमान में सच में, वर्तमान का मतलब ही एक्शन होता है, कोई तकलीफ नहीं है, स्ट्रेस नहीं हो सकता है अगर हम विचारों की बजाय काम पर ध्यान दें, काम करने पर ध्यान। ठीक है, इसी चीज को एक दूसरे फॉर्मूले के तरीके से और भी लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रेजेंट रेदर देन पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट रेदर देन पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान ना कि भूत और भविष्य। एक बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा मेडिटेशन है। यही बात माइंडफुलनेस की भी होती है कि हम वर्तमान में रहें, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में है 100% वही है, इससे ना आगे है ना पीछे। ये मूल मंत्र है, यही योग है, यही ध्यान है, यही सब कुछ है लाइफ का। ये आप समझिए, अगर इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके जीवन में अभ्यास किया जाए, लाया जाए, सोचा जाए, देखा जाए, तब शायद स्ट्रेस के लिए जगह नहीं बचती। आज जितना स्ट्रेस हम लोग झेल रहे हैं उसमें से 70 to 80% स्ट्रेस इस तरीके का होता है जो केवल और केवल थॉट्स की वजह से होता है। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता। हाँ, 20% ऐसा होता है जो हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। स्ट्रेस की डेफिनेशन जब हमने देखी थी तो हमने देखा था उसमें कि कोई भी ऐसी इवेंट जिसको हम थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग इवेल्युएट कर रहे होते हैं अपने लिए, और इवेल्युएशन का काम किसका है? इंटेलिजेंस का है, थॉट्स के थ्रू करती है। तो थॉट्स जो है वो तकलीफ देने वाली चीज है। कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, वो कहते हैं कि दुख क्या है। उनसे पूछा किसी ने कि दुख क्या है, कृष्णमूर्ति का एक ही जवाब होता है, दुख विचार, थॉट, विचार ही दुख है, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है जी। ठीक, तो ये हुई सब प्रेजेंट की बात कर लीजिए। और नेक्स्ट करते हैं ट्रुथ रेदर देन लाइज, सत्य झूठ नहीं। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस स्टेटमेंट के, आप ऐसे समझिए। मैं बोलने वाले सत्य और झूठ की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे हम आम भाषा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना कि सच बोलो झूठ मत बोलो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, ट्रुथ मीन्स एग्जिस्टेंस, रियलिटी, नेचर के साथ हमारा कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। नेचुरल जो लॉस है, प्रिंसिपल्स है, उनके साथ हमारी हार्मनी कितनी बढ़िया है। कितना हम अपने जीवन को वास्तविकता में जी रहे हैं, ना यादों में ना कल्पनाओं में। कितना हम अपनी लाइफ को वास्तविकता में लेकर आ रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को, दैट इज ट्रुथ, वही सच है। और लाई क्या है? कल्पनाओं में जीना, हवाओं में रहना, दिवा स्वप्न बनाना, महल बनाना, योजनाएं बनाना बहुत बड़ी बड़ी, जिनका वास्तविकता से कोई आधार नहीं है। तो झूठ का मतलब केवल झूठ बोलने भर से नहीं होता है, बल्कि झूठ का मतलब उस जीवन शैली से भी होता है जिसमें मानसिक जगत में व्यक्ति ज्यादा रहता है बजाय कि व्यवहारिक दुनिया के रहने। ठीक है, तो ट्रुथ का मतलब है कि हम व्यवहारिक जीवन में रहें, जो हमारा जीवन है, जैसी हमारी रियलिटी है, जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से हमें अपनी लाइफ को सेट करना चाहिए, ना कि झूठ के आधार पर। ये तो एक अर्थ हुआ। अब बोलने के बारे में भी जरा बात करते हैं। स्ट्रेस के ऊपर हुई स्टडीज ये बताती हैं कि झूठ बोलना स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। असल में ये एक जाल होता है, नेट। झूठ क्या है? एक जाल है जो उलझा हुआ है, जिसकी हर कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी रहती है। अगर एक बार बोला तो आगे संभालना पड़ेगा जीवन, क्योंकि उसको मैनेज करना है। तो उसको बचाए रखने के लिए फिर और अनेकों तरीके की चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ती है। एक बार झूठ बोला, उसको बचाने के लिए दूसरा, उसको बचाने के लिए तीसरा, उसको बचाने के लिए चौथा।
और हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज को मैनेज करते हुए निकल जाता है कि हमसे कहीं गलती हो गई थी, हमने कहीं झूठ बोला था, अब उसको किस तरीके से मैनेज करें। पर ट्रुथ ट्रुथ नेकेड होता है, इसके वस्त्र नहीं होते। ये एक बार हो गया खत्म, उसके बाद खत्म, वन टाइम शॉट है, बस बोला और बात खत्म हो गई, कोई स्ट्रेस नहीं है। पर जितना झूठ जीवन में रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो हमेशा तनाव को बढ़ा देता है। साइकोलॉजिकल हमारी रेस्पॉन्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जीवन में निरंतर एक ऐसे जाल में हम फंस जाते हैं जिससे निकल पाना असंभव हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बात देखें, वो क्या हो सकती है। तो हालांकि पिछली बातों में हम बात कर चुके थे, सत रेदर देन असत। सत का मतलब है हमें खुद को सत, असत। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व। मैं आखिर हूं कौन, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, इसके साथ अपने स्वभाव के साथ एकाकार होना चाहिए। ये कोई यौगिक या आदर्शात्मक बात नहीं है, बल्कि ये सबसे ज्यादा व्यवहारिक, सबसे ज्यादा आवश्यक और सबसे ज्यादा मूलभूत बात है हमारे जीवन के लिए कि मैं आखिर अपने साथ हूं कि नहीं। हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के बारे में विचार करने में, दूसरों के बारे में इमोशन रखने में वेस्ट हो जाता है, खत्म होता है। दूसरों में हमारा इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहता है कि हम कभी अपनी तरफ नहीं देखते, और जिस दिन हम अंतर्मुखी होकर अपनी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हम सत्य की स्थिति में आते हैं, अपने स्वभाव के रूप में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब हम अपने स्वभाव के रूप में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक्शन, प्रेजेंट, ट्रुथ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, इनको लाने की जरूरत नहीं होती है। और थॉट्स और पास्ट और फ्यूचर और लाइन्स और असर, ये सब के सब पीछे रह जाते हैं और छूट जाते हैं। और जो मनोवैज्ञानिक तनाव हमारे दिमाग में महसूस हो रहा होता है हमें, वो कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो बातें तो बहुत हैं साहब, अब ये केवल बातें नहीं है। हम करते क्या है अपने जीवन में, बस इतना करते हैं कि हमने की चीजों को सुना, देखा और बस छोड़ दिया। जबकि किसी भी एक चीज के बारे में अगर हम एक्शन करना शुरू कर दें, उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करें अपने साथ, कोई भी एक चीज, तब उससे जीवन में परिवर्तन आता है। सोचने भर से जीवन नहीं बदल सकता, ये सच बात है। अगर मैं सोचूं कि मुझे तनाव प्रबंधन की सारी विधियां मालूम है, मुझे मालूम है कि तनाव को कैसे मैनेज किया जाना है, तब तनाव कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप 1000 बार बहुत बड़े बड़े विद्वानों के, साधु महात्माओं के, पीर फकीरों के वीडियोस देख लीजिए, सुन लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। फिर कब बदलेगा? बदलेगा तब जब हम किसी भी चीज को लेकर के, पॉजिटिव चीज को लेकर के उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, सोच कर नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम सोच लेते हैं बस दिमाग में और हम ये मान लेते हैं कि हो गया। नहीं, वो होता नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है हमारे दिमाग की, बस एक थॉट है। तो उसको व्यवहार में लाने की जरूरत होती है। तो तनाव प्रबंधन की जो भी विधियां, मनोविज्ञान तो यही कहता है, पर हम सबका जीवन अलग अलग है, हम सब अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। और हम जानते हैं, कमाल की बात यह है कि ये तनाव इस वजह से इसको दूर किया जा सकता है, फिर भी हम उसे दूर नहीं कर पाते। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम यहां से प्रयास कर रहे होते हैं, हमारे होल हार्टेडली एक्शन, थॉट और बिहेवियर के थ्रू वो चीज हो ही नहीं रही होती है, तो हमारा जीवन नहीं बदल रहा हो। तो कुल मिला के बात यह है साहब कि सुनकर या पढ़कर तनाव दूर नहीं हो सकता है,
तनाव तब दूर होता है, तनाव का मैनेजमेंट तब होता है जब हम सुनी हुई या पढ़ी हुई बात को अपनी लाइफ में अमल करते हैं, लेकर आते हैं प्रैक्टिकल रियलिटी के स्तर पर, तब निश्चित रूप से ये चीजें फ्रूटफुल होती हैं, तभी हमारा जीवन सुखमय और बेहतर बनता है। इस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।